Friends, it's very important to understand that what the title in itself signifies. If you read the title, the natural sound source theory, you will able to understand the fact that this theory basically revolves around the idea that sound or language basically originated from the different words we make or hear, different sounds basically. Okay, so it's the natural sound source theory. So whatever sounds are available in the nature, like the singing of the bird, the growing of the growling of the tiger, whatever sounds are there, we try to imitate them and come up with the new words, and that is basically responsible for the origination of language. सो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं दोस्तों कि द नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी बेसिकली ऐसा एक थ्योरी है जो ये सजेस्ट करता है कि जो भी साउंड्स पहले हम सुनते थे नेचर में जो भी साउंड्स अवेलेबल हैं उसी को इमिटेट करके या कोई अपने से अपना साउंड्स बना के उसी से लैंग्वेज का ओरिजिनेशन हुआ है। तो बेसिकली ये है मेन थीम इस थ्योरी का। अब आप सोच रहे हो कि नेचर में इनफाइनाइट साउंड्स हैं, तो ऑब्वियसली देर आर फर्दर डिविजन्स इन दिस थ्योरी एज नेचुरल साउंड्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। सो फर्दर दिस नेचुरल साउंड्स थ्योरी के दो सब कैटेगरीज हैं, एक बोवो थ्योरी है और एक यो हिफ हो थ्योरी है। तो यो हिफ हो थ्योरी को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक सोलो वीडियो पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप जाके देखो। इन शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। यो हिफ हो थ्योरी बेसिकली सजेस्ट दैट द लैंग्वेज ओरिजिनेटेड बाय द यू नो बाय द साउंड्स मेड बाय पर्सन इन्वॉल्व इन फिजिकल एफर्ट्स। जब हम लोग किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं हम तो बहुत सारे साउंड्स निकालते हैं टू गिव अस मोमेंटम इन द वर्क, बेसिकली द ग्रंटिंग, ग्रोनिंग एंड द स्वेरिंग वर्ड्स, ताकि हम लोग को एक जोश मिले वो काम करने के लिए। तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि लैंग्वेज इन्हीं सब शब्दों से ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अभी चलते हैं बोवो थ्योरी के बारे में। दिस थ्योरी सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बाय इमिटेटिंग एक्वेइंग नेचुरल साउंड्स, ऑल्सो known as onomatopoeia, like bow, cuckoo, cuckoo, buzz, hiss, rattle, screech, etc. But it failed to give a logical explanation about the origin of names of soundless objects, wood, stone, abstract ideas like truth, happiness. दोस्तों इस थ्योरी ये सजेस्ट करता है, एक बेसिक टर्म आपको याद रखना है जब भी आप इस बोवो थ्योरी को एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। इस वर्ड का नाम है ओनोमेटोपिया। ठीक है, ओनोमेटोपिया जो है वो बेसिकली ये बताता है कि साउंड का जो ओरिजिनेशन हुआ है या जो लैंग्वेज का ओरिजिनेशन हुआ है वो बेसिकली इमिटेट करके हुआ है कुछ शब्दों को, जैसे कि बोवो जो एक कुत्ता निकालता है, या कोको, कुकू, बज, हिस, रैटल, स्क्रीच, ये सब आवाज़ें जो हैं अलग अलग तरीके के जानवर निकालते हैं। तो ये टर्म आपको एग्जाम में लिखना है, ओनोमेटोपिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। और सबसे पहला डिसएडवांटेज जो ये है कि साउंडलेस जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि वुड हो गया, स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जैसे कि ट्रूथ, हैप्पीनेस, ये सब का मतलब कैसे इन सबको वर्ड्स को ओरिजिनेट किया गया या कैसे इन सब का वर्ड्स निकाला गया, तो इसके बारे में मतलब वो थ्योरी कुछ नहीं बोलता है। तो दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी। Another argument against this theory says that language also impacts the way we hear and imitate natural sounds. For example, in English, a rooster crows cock-a-doodle-doo. In Hindi, kukuruku, and in German, किकैरिकी। दोस्तों ये जो अभी बहुत ज़्यादा आयरनिकल बात है यहाँ पे, वो थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि वर्ड्स का ओरिजिनेशन या लैंग्वेज बेसिकली का ओरिजिनेट कैसे हुआ है कुछ शब्दों को मतलब इमिटेट करके, जैसे कि जो भी शब्द कुछ जानवर निकालते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से, एक जो मुर्गा है, जो रोस्टर है, वो जो साउंड निकालता है बेसिकली, तो इंग्लिश में उसको हम लोग कॉकेडूडल डू बोलते हैं, हिंदी में कुकुरुकू बोलते हैं, और जर्मन में इसको किकेरिकी बोलते हैं। तो ये बात अभी कंफर्म हो जाता है ये सब आर्ग्यूमेंट्स डाल के कि बोवो थ्योरी जो है वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, ये इतना सेटिस्फैक्ट्रीली इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि लैंग्वेज का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है बाय इमिटेटिंग द वर्ड्स गिवन आउट बाय द एनिमल्स। फाइन। सो द नेक्स्ट थ्योरी डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पूपू थ्योरी। दोस्तों इस थ्योरी को सजेस्ट किया था चार्ल्स डार्विन ने। तो आप सब जानते हैं चार्ल्स डार्विन कौन है। बेसिकली ही इज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु वाज born in 1809 and he died on 1882. He believed that human language developed from instinctive cries that human made to express emotions such as fear, anger and pleasure and pain. In 1871, in his book Descent of Man, Darwin first suggested his idea. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बेसिकली इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट इट फॉर द एग्जाम्स, बेसिकली इन 2-3 लाइंस को पढ़ने के बाद
पूपू थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना है कि इस थ्योरी को किसने रेकमेंड किया था या किसने सजेस्ट किया था। दैट इज बेसिकली चार्ल्स डार्विन एंड ही वाज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट। तो उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज का जो ओरिजिनेशन हुआ है बेसिकली दैट इज फ्रॉम विद इन द ह्यूमन बींग रेदर देन देम बींग इमिटेटिंग अदर साउंड्स फ्रॉम द नेचर और फ्रॉम अदर एलिमेंट्स एनिमल्स। तो उनका ये मानना था कि जो साउंड्स हम लोग निकालते हैं जब हम लोग कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, अभी इमोशन कुछ भी हो सकता है, डर का इमोशन हो सकता है, गुस्से का या खुशी का या दर्द का, तो किसी भी ऐसे इमोशन में जब हम लोग कुछ साउंड्स निकालते हैं तो उन्हीं सब साउंड्स को जोड़ के लैंग्वेज ओरिजिनेट हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने अपना एक किताब डिसेंट ऑफ मैन इन 1871 में जो आइडिया है उनका द पूपू थ्योरी, तब उन्होंने ये वर्ड भी एक्चुअली कॉइन नहीं किया था। तो ये थ्योरी का जो लॉजिक है, जो मेन थीम है, वो जो फिलॉसफी है इस थ्योरी के पीछे, वो सजेस्ट किया था इस किताब में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, लाइक ह्यूमन हिमसेल्फ, हिज लैंग्वेज इवॉल्व फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, a feeling of contempt is expressed by puffing of air out through the nostrils or the mouth, and the results are sounds like poo or pish. The critics of Darwin we discussed called the theory the poo-poo theory. तो जैसे कि मैंने बोला है कि क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने ये थ्योरी एकदम नकार दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली ये थ्योरी बहुत सारे इसके लिमिटेशंस हैं। आप अगर अपने फीलिंग्स या इमोशंस को काउंट करोगे, बहुत ही लिमिटेड इमोशंस एक ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस कर सकता है और उससे पूरा लैंग्वेज जो है ओरिजिनेट कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यही क्रिटिक्स का मेन आर्ग्यूमेंट था। तो क्रिटिक्स ने क्या किया, इसको मतलब नकारते हुए इस थ्योरी को पूपू थ्योरी बोला, ठीक है। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, चार्ल्स डार्विन ने ये टर्म कॉइन नहीं किया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज द डिंग डोंग थ्योरी। सो दोस्तों, ये जो डिंग डोंग थ्योरी है बेसिकली ये क्या है, एक स्पेक्युलेटिव थ्योरी है एंड इट इज प्रपोज्ड बाय मैक्स म्यूलर, ए कंटेम्पररी ऑफ डार्विन हु proposed दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू म्यूलर, देयर इज ए मिस्टीरियस कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन साउंड्स एंड मीनिंग्स। दोस्तों, उनका जो ये थ्योरी है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को इसको थोड़ा डिटेल्स में इसमें जाना पड़ेगा। तो बेसिकली उनका ये मानना था कि हर एक ऑब्जेक्ट का इस दुनिया में उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, एक रेजोनेंस होता है, जो ह्यूमन बींग्स इंटरप्रेट कर पाया था पहले के टाइम में, ठीक है। और उसने उस बात को इंटरप्रेट करके अपने जो वर्ड डिक्शनरी है उनमें ऐड किया, उन सब वर्ड्स को, उन सब ऑब्जेक्ट्स को नेम करके, फाइन। तो बेसिक प्लॉट क्या है, बेसिक थीम क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसका अपना एक रेजोनेंस है, अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन बींग्स इंटरप्रेट कर पाए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसको और डिटेल्स में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू म्यूलर, देयर इज ए मिस्टीरियस कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन साउंड्स एंड मीनिंग्स। स्मॉल शार्प हाई थिंग्स टेंड टू हैव वर्ड्स विथ हाई फ्रंट वावल्स इन मैनी लैंग्वेजेस, while big round low things tend to have round back vowels. This is often referred to as symbolism. According to him, the primitive elements of language were but reflex expression of human being induced by sensory impression. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स का मतलब बात मैं कर रहा था पहले कि उसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है या रेजोनेंस है, तो ह्यूमन बींग्स इसको कैसे इंटरप्रेट कर पाता था, ठीक है, बाय हिज सेंसरी इंप्रेशन। और ये जो वर्ड्स को इंटरप्रेट किया जाता था इसको टर्म करते हैं सिंबलिज्म से, फाइन। The most primitive words would therefore by phonetic types rung out from the organism of first man or men when struck with an idea. So it might be clear now that it is impossible to trace the origin of language. दोस्तों, ये जो सारे थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज कभी भी टाइमलाइन को डिस्कस नहीं करता है कि कौन से टाइमलाइन को ये बिलोंग करते हैं या कौन से टाइमलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली आप अगर इस थ्योरीज को डिटेल्स में भी पढ़ोगे तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर रहा है कि नहीं 10,000 साल पहले ये थ्योरी ओरिजिनेट हुआ था या 20,000 साल पहले ये ओरिजिनेट हुआ था। इनफैक्ट 10,000 साल से पहले का टाइम तो जो रिसर्चर्स हैं वो लोग तो कुछ बोल भी नहीं सकते उसके बारे में, बिकॉज द ट्रेल गोज कोल्ड देयर, फाइन। सो नाउ इफ़ यू आस्क मी कि सर इस थ्योरी को एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट करना है, इसमें तो बहुत लिमिटेड पॉइंट्स है, तो मैं आपको बता दूं, आप इस चीज़ को ब्रॉडन अप कर सकते हो बहुत सारे तरीके से। अपने आंसर को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। जैसे कि अगर मैं पॉइंट वाइज इस डिंग डोंग थ्योरी को आपके सामने रखूं तो पहला पॉइंट जो मैं डालूंगा वो यही होगा कि इट्स बेसिकली एन स्पेक्यूलेटिव थ्योरी, फाइन। एंड देन obviously the person who proposed the theory, it was Max Muller and contemporary to Darwin. So ये दो पॉइंट्स बहुत वाइटल है जिसको आपने डेफिनेटली याद रखना है। थर्ड, आप ये बोल सकते हो कि ये थ्योरी किस थीम के बाद इसके ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता है। बेसिकली नेचुरल रेजोनेंस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नेचुरल वाइब्रेटिंग रेजोनेंस, फाइन। तो ये थ्योरी ये स्टेट करता है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव ए नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ओके।
तो उसी को इंटरप्रेट करके वर्ड्स फॉर्मेशन हुआ है, ये थ्योरी क्लेम करता है। आप इस थ्योरी को अगर एग्जाम में अटैम्प्ट कर रहे हो तो इसके एंड में, कंक्लूजन में, इस आंसर के कंक्लूजन में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि बेसिकली जो टाइमलाइन है, कोई भी थ्योरी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज जो इवॉल्व हुआ है वो किन कारणों से हुआ है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो आंसर में। दैट इज डेफिनेटली गिव यू अ थम्स अप फ्रॉम द टीचर। द लैंग्वेज मस्ट हैव इवॉल्व ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। और रीजंस क्या हो सकते हैं? फॉर पासिंग थ्रू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड कमांड, और इन अदर वर्ड्स इंफॉर्मेशन टॉकिंग। आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है अपने कलीग को या अपने किसी जाने पहचाने को, तो आप किसी भी वे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तो वो तरीका जो है वो सेल्फ इवॉल्विंग है, तो उसी तरह से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुआ होगा, ठीक है। और फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, हम एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सोचते हैं, डरते हैं, वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स इन ए पर्टिकुलर वे। अभी तो ऑब्वियसली हम लोग के पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम एक्सप्रेसिंग माई आइडिया, माई कॉन्सेप्ट अबाउट दिस थ्योरीज। आप भी समझ पा रहे हो इसको क्योंकि आप सेम लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम में भी ये नेसेसिटी रहा होगा, इसी के वजह से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुआ होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, फॉर मेंटेनिंग सोशल सर्कल और फ्रेंडली लेवल ऑल्सो कॉल्ड एज फैटिक कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ह्यूमन बींग्स जो है दैट्स अ सोशल बींग एंड ही कैनॉट लिव अलोन, ठीक है। तो एक सर्कल में अपना एक लॉबी बना के उसको रहना पड़ता है। तो उस लॉबी में जब आप रहोगे, देयर शुड बी अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। आप खुद इमेजिन करो, आप अगर हम लोग एक इंडियन है और हम लोग को 5 जर्मन लोग के साथ बिठा दिया जाए, तो वो लोग तो अपने आप बात करते रहेंगे, बट यू विल बी द वन हु विल बी लेफ्ट आउट, और आप किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे एंड यू विल बी लाइक यू नो। तो बात वही है दोस्तों कि मतलब कोई भी सोशल सर्कल मेंटेन करने के लिए आपको कोई तरीका आना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट कर पाओ, आप दूसरे को समझा पाओ कि आप क्या बोलना चाहते हो, फाइन। और फॉर एस्थेटिक पर्पस लाइक पोइट्री, ठीक है, वो तो कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि उस टाइम में पोइट्री, आई मीन लाइक जब लैंग्वेज ही खुद ओरिजिनेट नहीं हुआ था तब पोइट्री का आना तो बहुत ही दूर की बात है। फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस लाइक रिलीविंग नर्वस टेंशन, तो ये एक बहुत वाइटल पार्ट है। जब भी हम लोग कोई डीप इमोशन से गुजरते हैं, दर्द या प्लेजर, तब हम लोग कोई भी साउंड्स निकालते हैं, तो उस साउंड से भी ये ज़रूरत पैदा हुआ होगा कि मतलब लैंग्वेज ओरिजिनेट हो, ठीक है। So this is the video guys, hope you have understood the basic plot about the natural sound source theory, which has two subcategories, the Bow Wow theory and the Yohi Ho theory, and also the Poo Poo theory and the Ding Dong theory. I have tried my best to communicate in the easiest possible language as possible to explain you these theories. And in case if you have any other doubts, do feel free to comment in the comment section. We'll definitely try to cover it up, and till then, God bless you and thank you all.